वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। मैं हूं आपकी नीरू मैम। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग डीएलएड के सेमेस्टर 4, ये आप सब जानते हैं कि सेमेस्टर 4 की हम लोग साइंस कर रहे थे। उसमें ऑलरेडी हम लोग मल्टीपल चॉइस जो हैं वो 30 क्वेश्चंस तक कर चुके थे। तो आगे के क्वेश्चंस मैं कर रही हूँ। सबने बोला कि मैम आगे की वीडियो बनाइए, तो मैंने आगे की वीडियो आज बनाई है। आज मैं आगे की वीडियो, आगे के क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आज हम 31 से 50 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं साइंस के। तो आज हम ये वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। पीछे की वीडियो देखने के लिए आपको जो इसका लिंक है वो यहाँ ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से इसका लिंक ले सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी डीएलएड की वीडियोस देखने के लिए, मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए भी आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। ओके। और मेरे चैनल पर 12th क्लास और 11th क्लास की केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी वीडियोस हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है। वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। अब सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन ये है कि ये लघु आवर्त है क्या, ये कहाँ से आया है ये लघु आवर्त। तो इससे पहले आपको याद होगा जो 30 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आवर्त सारणी के बारे में बोला गया था। किसके बारे में? आवर्त सारणी। और आपके जो ये सिलेबस है डीएलएड का, इसके अंदर जो आवर्त सारणी है वो मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी दी गई है। कौन सी वाली? मेंडलीफ वाली। न्यू वाली आवर्त सारणी इसके अंदर नहीं प्रेजेंट की गई है। इसके अंदर मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी जो है वो दी गई है। तो अब मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी जो है वो इसके अंदर दी गई है। तो मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी आप सब एक बार चेक कर लीजिएगा। आप जब डालेंगे नेट पर तो आपको मेंडलीफ वाली आवर्त सारणी मिल जाएगी। तो उसके थ्रू जो ये क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ज़्यादा आवर्त सारणी को याद करने जैसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मल 2-4 क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा सा ट्रिक करेंगे तो आप उन्हें अच्छे से क्रॉस कर जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता। अब लघु आवर्त क्या थे? जिनके अंदर लघु आवर्त वो हैं जिनके अंदर कम तत्व पाए जाते हैं। जिनके अंदर ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, जो पूरे भरे हुए हैं, या जिनके अंदर ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं वो कहलाते हैं दीर्घ आवर्त। तो लघु आवर्त वो हुए जिनके अंदर कम तत्व पाए जाते हैं, और दीर्घ आवर्त वो हुए जिनके अंदर ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। तो इसने बोला कि लघु आवर्त में जब आप बाएं से दाएं चलेंगे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, तो तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता क्या होगी? तो जो कोई तत्व है वो हाइड्रोजन के प्रति अपनी संयोजकता का क्या करेगा? तो ऑप्शन से हमारे पास कि या तो संयोजकता बढ़ती चली जाती है, या घटती जाती है, या फिर एक समान रहती है, या फिर पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब 1 से 4 तक वो बढ़ेगी तो वो 4 से 1 तक घटेगी ही घटेगी। ठीक है, जब वो 1 से 4 तक बढ़ रही है तो वो 4 से 1 तक घटेगी। तो इसका जो आंसर है वो है ये कि हाइड्रोजन के प्रति जो बाकी तत्वों की संयोजकता है वो पहले 1 से 4 तक बढ़ती जाती है, फिर 4 से 1 तक घटती जाती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर, अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर बढ़ते हैं तो तत्वों की ये जो आपको नीचे प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इन प्रॉपर्टीज़ का क्या होता है? तो अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर बढ़ते हैं, बाएं से दाएं इट मीन्स हम अगर उसके अंदर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो अगर हम उसके अंदर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो फिर आवर्त में ये जो तत्वों के हमें लक्षण दिए हुए हैं इनका क्या होगा? तो अगर हम इनको अच्छे से देखें तो इसमें पहला दिया हुआ है कि धन प्रकृति बढ़ती जाती है, कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट गए तो क्या धन प्रकृति बढ़ती जाएगी? तो ये एक क्वेश्चन काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर देता है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत है। इट मीन्स अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो धन प्रकृति बढ़ती नहीं है, वो क्या होती है? वो घटती है। इसके बाद नेक्स्ट आंसर है धात्विकता बढ़ती जाती है। क्या लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो धात्विकता बढ़ती जाएगी? धन प्रकृति बढ़ना और धात्विकता बढ़ना एक ही बात होती है। ठीक है, या तो किसी की धन प्रकृति बढ़ रही है या किसी की धात्विकता बढ़ रही है, वो एक ही बात है। तो जब पहले वाला आंसर नहीं है तो दूसरे वाला भी आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद है कि क्या उसकी आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है? तो बिल्कुल गलत, क्योंकि आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। ठीक है, धात्विक त्रिज्या भी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। ये एक क्वेश्चन आपके काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर देगा। आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है। ठीक है, धात्विक त्रिज्या और धन विद्युत प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है। तो लास्ट आपके पास क्या ऑप्शन बचा? ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। जो ऑक्साइड्स होते हैं
उनकी क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड है ये H2O, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जो कंपाउंड बना रहे हैं, जो यौगिक बना रहे हैं, वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं N2O, ठीक है, H2O हो गया, N2O हो गया, इसके अलावा LiO, ये सब क्या है, ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया और इसका आंसर हो गया ऑक्साइड्स की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो अभी आंसर दिया हुआ है आयनिक त्रिज्या घटती जाती है। गलत, मैंने अभी ऊपर बताया कि आयनिक त्रिज्या जो होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे आयनिक त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है सुचालकता बढ़ती जाती है, तो ये भी गलत है। सुचालकता लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती जाती है। इसके बाद घनत्व बढ़ता जाता है, ये भी गलत है क्योंकि घनत्व लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। इसके बाद लास्ट आता है धात्विकता बढ़ती जाती है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, लेफ्ट टू अप टू डाउन जाते हैं, तो धात्विकता या धन प्रकृति जो है वो बढ़ती जाती है। तो इसका आंसर कौन सा सही है, ये। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इसने बोला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष है। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो इस समय पर हमारी करंट आवर्त सारणी है, इससे पहले वाली आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, जिसको हम इंग्लिश में पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसमें दोष क्या आते हैं, इसके दोष एक्चुअली काफ़ी सारे थे, पर इसमें जो दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। इसने बोला कि हैलोजन परिवार के सदस्यों को एक समूह में रखा गया। एक परिवार के सदस्यों को ऑब्वियसली एक समूह में ही रखा जाएगा, तो ये कोई दोष नहीं है। ठीक है, इसके बाद है कि इसके आधार पर अज्ञात तत्वों के गुणों के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी, ये भी गलत है। इसने की थी क्योंकि इसने क्या किया था, स्पेस छोड़ दिया था। जो जो इसको तत्व नहीं मिला था उसका इसने स्पेस छोड़ दिया था, तो बल्कि इसकी वजह से तो दूसरे साइंटिस्टों को ये इंस्पिरेशन मिली थी कि वो नए तत्वों की खोज कर सकें, ये गलत है। नेक्स्ट है सर्वथा भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में एक स्थान पर रख दिया गया था, ये सही है। कि इसने क्या किया था कि कुछ तत्व जो कि आपस में मेल नहीं खाते थे या जिनके गुणों में भिन्नता थी, उनको इन्होंने एक ही वर्ग के अंदर या आवर्त के अंदर रख दिया था, जो कि इनकी आवर्त सारणी का दोष था। इसके बाद एक और ऑप्शन है, सारणी को बनाने के पीछे कोई आधारभूत सिद्धांत नहीं रखा गया था, ये भी गलत है। इनकी सारणी के पीछे आधारभूत सिद्धांत थे। इनकी आवर्त सारणी जो थी वो किसी न किसी बात पर डिपेंड करती थी। पहली वाली जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार के आवर्ती फलन थी, उस पर डिपेंड करती थी। तो इनकी आवर्त सारणी किसी न किसी बात का, किसी न किसी सिद्धांत पर डिपेंड करती थी, तो ये गलत है। तो आपका जो आंसर सही है वो है ये कि सर्वथा भिन्न गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में एक ही स्थान पर रख दिया गया था। ठीक, ये 34 तक क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आते हैं हम 35 पर, जो कि अब यहाँ से फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी तक हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे थे, नाउ स्टार्ट विद फिजिक्स। कुछ केमिस्ट्री भी है इसके अंदर, दोनों मिक्स कर रखे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक जिसमें विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है, तो वो है आपका एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शुष्क शेल। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। कोई भी अगर शुष्क सेल है, ड्राई सेल है, तो उसके अंदर एनोड होता है पॉजिटिव पोर्शन। तो एनोड की छड़ किसका कार्य करती है, क्या किस चीज़ पदार्थ की बनी होती है एनोड की छड़, तो ये आपका आंसर है कार्बन की बनी होती है एनोड की छड़। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, वो सेमीकंडक्टर्स हैं। और बोरॉन क्या है, वो नॉन कंडक्टर है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन बचा है वो हमारे पास है कार्बन। इसके बाद है किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। पुनः आवेशित करने का मतलब है कि आप उसे वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। किस टाइप के सेल्स को आप वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। दो टाइप के सेल्स होते हैं। एक वो सेल्स होते हैं जो एक बार यूज़ किए उसके बाद उन्हें वापस से रिचार्ज नहीं किया जा सकता, अब उनका काम खत्म हो गया। दूसरे सेल्स वो होते हैं कि जिनको आप वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपके फ़ोन का सेल हो गया, फ़ोन की जो बैटरीज़ होती हैं, इस टाइप की जो बैटरीज़ होती हैं वो आप फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। तो पुनः आवेशित करने का मतलब होता है रिचार्ज करना। तो इसके अंदर है सीसा संचायक सेल, जिसको हम लेड सेल्स भी बोलते हैं, लेड सेल्स भी बोलते हैं। तो ये सेल्स जो होती हैं इन्हें हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या माप सकते हैं, तो वोल्ट मीटर के थ्रू आप विद्युत धारा नहीं माप सकते, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हम एम्पियर के थ्रू विद्युत धारा का मापन करते हैं। इसके बाद विद्युत ऊर्जा, इसको किसी में मापन नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आवेश भी नहीं होता। इसके बाद आवेश को हम कूलाम में मापते हैं। किस में मापते हैं, कूलाम में।
ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास बचा है दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर। जब एक बिंदु और एक बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच का जो विभवों का अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। तो इस विभवांतर को हम वोल्ट मीटर के थ्रू मापते हैं। वोल्ट मीटर एक प्रकार का मीटर है जो हमें दोनों विभवों के बीच के अंतर को बताने का काम करता है। दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर कहलाता है और इसको बताने का काम हमें वोल्ट मीटर करता है। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन है 39। वो आपसे कहता है कि प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक क्यों करता था। आप सबने सुना भी होगा और सबको पता भी है कि पहले के ज़माने में चुंबक का यूज़ जो थे ना नाव वाले करते थे। नाविक जो थे वो चुंबक का यूज़ करते थे। क्यों करते थे? दूरी ज्ञात करने में नहीं, वो करते थे समुद्र यात्रा के समय दिशा का पता करने में। ठीक है, दिशा का पता करने में वो क्या करते थे? चुंबक का यूज़ करते थे, जो उन्हें दिशा बताती थी कि उन्हें लेफ्ट, उन्हें नॉर्थ जाना है, उन्हें साउथ जाना है, ये बताने का काम करती थी। इसके बाद है कि चुंबक के गुण हैं। तो चुंबक के गुण क्या क्या हैं, चुंबक किस तरीके से वर्क करती है, चुंबक के गुण क्या क्या हैं। दैशिक, ऑब्वियसली चुंबक आपको दिशा बताने का काम करती है, तो ये चुंबक का गुण है। लोह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना, बिल्कुल लोह चुंबकीय पदार्थों को चुंबक अपनी ओर खींचने का काम करता है, तो ये भी उसका गुण है। आंसर है आ और बा दोनों। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो आंसर क्या है आपका? आ और बा दोनों। इसके बाद है चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? स्पर्श विधि द्वारा, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप स्पर्श करेंगे तो उन्हें चुंबकित किया जा सकता है, और विद्युत प्रवाह द्वारा भी उन्हें चुंबकित किया जा सकता है। तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित कैसे कर सकते हैं? स्पर्श द्वारा। एक चुंबक को जब दूसरे चुंबक से मिला दोगे तो चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पर्श द्वारा कर रहे हैं। विद्युत प्रवाह द्वारा भी हम उन्हें चुंबकित कर सकते हैं। तो आंसर आया अ और ब दोनों। इसके बाद है चुंबक के प्रकार। ऑब्वियसली दो प्रकार की चुंबक होती हैं, एक नेचुरल चुंबक होती हैं और एक आर्टिफिशियल चुंबक होती हैं। तो आंसर है अ और ब दोनों। इसके बाद है चुंबक के प्रभाव को अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। इसका आंसर आप खुद सोच सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को ज़्यादा दिनों तक स्टेबल रखना है तो क्या करोगे? वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब। तो उसके लिए क्या है? चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही। चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ गया? उपरोक्त सही। तो अगर हमें एक चीज़ को ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ख़राब होने से बचाना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ का क्या होता है। तो एबोनाइट की छड़ को जब आप रेशम से रगड़ते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? वो ऋणावेशित हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होने की वजह से जो छड़ है वो कैसी हो जाती है? ऋण आवेशित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? ऋणावेशित होते हैं। तो छड़ कैसी हो जाती है? ऋणावेशित। इसके बाद है आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो आंसर क्या हो गया? ब। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। पहला, लकड़ी का बुरादा। क्या लकड़ी का बुरादा चुंबक द्वारा आकर्षित होगा? नहीं। कांच का बुरादा? नहीं। तांबे का बुरादा? नहीं। किसका? लोहे का बुरादा चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा। इसके बाद है चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। किसके? लोहे की चादर के, कांच की पट्टी से, लोहे के तख्ते से, या फिर कागज से। इसमें ये बोला है कि आर पार नहीं निकल पाता है। नहीं निकल पाता है का मतलब उसी में रह जाएगा। ठीक है, तो किसमें? लोहे की चादर में। कांच की पट्टी में तो वो जाएगा ही नहीं। कांच की पट्टी में चुंबकीय प्रभाव का कोई मतलब ही नहीं है, वो उसमें जाता ही नहीं है। लकड़ी के तख्ते से उसको चुंबक को रख दो लकड़ी के तख्ते पे, उस पर उसे कोई मतलब नहीं है। कागज से कागज के ऊपर चुंबक को रख दोगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर लोहे के ऊपर आप चुंबक को रखोगे तो वो वहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, तो आर पार नहीं निकल पाएगी ना। तो चुंबकीय प्रभाव जो है वो लोहे की चादर के आर पार नहीं निकल पाता है। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? अभी तक आपने चुंबकीय पदार्थ पढ़े, अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? निकेल चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है, लोहा ऑब्वियसली चुंबकीय पदार्थ है, सोना अनुचुंबकीय पदार्थ है। आप सब सोना पहनते हैं तो कभी सोने के ऊपर चुंबक को रख के देखिएगा, आपको समझ आएगा कि चुंबक सोने के ऊपर नहीं चिपकती है, क्योंकि चुंबक सोने के ऊपर नहीं चिपक सकती, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और ये अचुंबकीय पदार्थ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैनिक जीवन में प्राय कितने प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग होता है। दैनिक जीवन में प्राय कितने प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग हम करते हैं। तो दैनिक जीवन में प्राय हम 2 प्रकार की विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की विद्युत धाराएं हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, एसी और डीसी। नेक्स्ट, सेल के प्रकार।
सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल होते हैं 2 प्रकार के। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने पढ़ाया, मैंने बोला कि एक सेल वो होते हैं जिनको आप रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एक सेल वो होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं, जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते। एक वो जो रिचार्जेबल है और एक वो जो नॉन रिचार्जेबल है। तो 2 तरीके के सेल हो गए। तो इनको हम दूसरी लैंग्वेज में प्राथमिक और द्वितीयक सेल भी बोलते हैं। प्राथमिक सेल जो कि नॉन रिचार्जेबल है, जिनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, और द्वितीयक सेल जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं, जिसको हम लेड सेल्स भी या सीसा संचायक सेल्स भी बोलते हैं। ये वाली सेल्स, इनको हम सीसा संचायक सेल्स भी बोलते हैं या लेड सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो आंसर हो गया आपका अ और ब दोनों। तो 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। ओके, तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगेन 50 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, सबको पसंद आई होगी। इससे आपकी हेल्प हो रही है क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। आई नो, मैं कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस आंसर्स पे भी आपकी वीडियोज़ बन जाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको वीडियो पूरी देखनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पर मिलती जाए। और यहाँ पर एक बेल बटन होता है, उसे हिट कर देना है ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।